ये तो हमारे पास सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको बात कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको लिखें जो हमने डिफ़ाइन किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो लिखने में भी हमारे पास ऐसे ही वैल्यू कुछ आएगी। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रेशियो है किसके दरमियान, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह की कुछ जो है वो इक्वेशन भी बन जाएगी। उसके बाद जी हम इसको जो है थोड़ा सा इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स एज न्यूमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर, ये तो हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास किसी की वैल्यू ही ऐसे बनी थी, तो इसलिए हम हमेशा इसको इसी तरह इसी शक्ल में लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स हमारे पास न्यूमिनेटर में आएंगी और जो रिएक्टेंट्स है वो डिनोमिनेटर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। जब हम देख लेंगे कि ये कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसके बाद हम उसका क्या लिखेंगे, केमिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए केमिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट हम लिखेंगे, उसकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेशन की शक्ल में लिखेंगे ये ब्रैकेट्स लगाकर। उसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको हम पावर में लिख देंगे, एक्सपोनेंट उसका बना देंगे डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास। अब बच्चे यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इधर हमने जो है ये प्रोडक्ट ली थी। प्रोडक्ट हमने इसलिए ली थी कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में दो हमारे पास प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, सी और डी। लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो सिंगल एक ही है प्रोडक्ट, तो इसलिए हम जस्ट सिंगल को लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होती तो हम इनको भी दो को लिखते और आपस में इनको मल्टीप्लाई करते, जैसे कि यहाँ पर सी और डी को हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। अगर तीन होती तो हम तीन लिखते और तीनों को मल्टीप्लाई करते। अगर चार होती तो हम चारों लिखते और चारों को मल्टीप्लाई आपस में करते, ठीक है जी। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी यहाँ पर तो हम प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको यहाँ पर हम किसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, प्रोडक्ट एक ही है, तो हम यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट उस प्रोडक्ट को लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो दो हैं। अब इन रिएक्टेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो हैं तो दोनों की हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, ठीक है जी, और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, तो उसको हम लिख देंगे इस तरह, ठीक है जी। क्योंकि इनके साथ अब नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं थे, एक एक था, तो इनकी हम अगर ऊपर जो है वो नहीं भी, जिसके ऊपर पावर नहीं भी होती उसके ऊपर हमें पता है कि कितनी पावर होती है, 1, ठीक है जी। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर नहीं होती तो उसकी पावर का हमें पता होता है कि उसके ऊपर कितनी पावर होती है, 1 होती है, ठीक है। ओके जी। We can calculate the numerical value of Kc by putting actual equilibrium concentration of reactants and products in equilibrium expression. अब यहाँ पर हम जो है इनके equilibrium expression में हम इनकी actual value जो है प्रोडक्ट की जो concentration होगी वो हमें value, अगर आपको question problem आ जाता है इस तरह का पेपर में तो वो आपको value इसकी given होगी। इसी तरह आपके पास जो reactants हैं उनकी concentration की value आपको given होगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन होगी, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन होगी। वो आपने सिंपली पुट करनी है। पुट करके आपने इसका जो है वो स्केयर लेना है। इनका स्केयर ऊपर नहीं है या कोई ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है तो आप सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हम आगे जाके एक न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है जी। ये तो हुआ हमारी बात कि एक्चुअल वैल्यू पुट करने से सिंपल, जैसे आप मैथ्स में बच्चे आप लोग करते हैं कि वैल्यू पुट करके उनकी सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह इसमें आप कर देंगे। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये एक पॉइंट है कि जो Kc की वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसकी अमाउंट्स पे नहीं डिपेंड करती, ना ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट पे, ना ही रिएक्टेंट्स की अमाउंट पे। वो हमेशा Kc की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। मीन्स के टेम्परेचर कम हुआ तो जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो मे भी हो सकता है कि अभी इक्विलिब्रियम पे ना
पहुंचा हो, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा पहले हो, टेम्परेचर जो है वो जितना इक्विलिब्रियम स्टेट को चाहिए होता है टेम्परेचर, अगर वहाँ पर आ गया है टेम्परेचर उतना ही है तो हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे स्टे करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारा हर वक्त उतना ही आएगा। इस तरह टेम्परेचर को वेरी करने से हमारी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो वेरी हो सकता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के किसी भी जो है वो प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इसके यूनिट्स निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस आएंगी, दो केस बनेंगे। वो केस कौन कौन से हैं? एक केस तो ये है कि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर तो नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के अगर तो सेम है तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कैसे सेम इक्वल है? यहाँ पर हाइड्रोजन पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? कोई नहीं लगा तो इट्स मीन 1 है, ठीक है जी। आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन 1 है, ठीक है। अब 1 + 1 2। अब रिएक्टेंट्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? 2, 1 और 1 2। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2। तो इट्स मीन कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों साइड्स पर बराबर हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों में बराबर हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो 0 होगा। यूनिट कोई जो है वो कोई यूनिट नहीं होगा। वो कैसे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 2 हैं दोनों साइड्स पे। तो इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इनके नंबर ऑफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन हमने बनाई थी मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है, ठीक है। तो वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम उसमें ऐड कर देंगे। स्केयर लगा हुआ है तो हम स्केयर लगा देंगे। सिंपली इनकी भी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन हम ऐड कर देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। 2 तरीके हैं सिंपलीफाई करने के, या तो हम इसको इस स्केयर को ओपन करके लिख लें, या इन ओपन्स को ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके ऊपर स्केयर ले लें। 2 हमारे पास तरीके हैं, जिस तरह भी कर लें ठीक होगा। तो हमने इस स्केयर को ओपन कर लिया तो क्या करेंगे? इस स्केयर को ओपन करने से इसको हम आपस में ये जो है वो कट जाएंगे। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो यूनिट हमारे पास कोई नहीं बचा, ठीक है। ये तो है हमारे पास केस 1 कि जब कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वेशन की दोनों साइड्स में मीन रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में सेम होंगे, तब ये हमारे पास ये केस होगा, ठीक है। अब सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड सिचुएशन है जबकि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऐसी कोई इक्वेशन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कुछ और हों और प्रोडक्ट्स में कुछ और हों, मींस इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल उसकी हम बात कर लेते हैं, तब हमारे पास कोई ना कोई यूनिट आएगा, वो हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स नाइट्रोजन के 1 यूज़ किया है, नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन के हमने 3 यूज़ किए हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो दोनों में कितने हो गए टोटल? 4। तो इस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट जो अमोनिया बनी है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने बने हैं? 2। तो यहाँ पर आपका क्या ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ठीक है जी यहाँ 4 नंबर ऑफ़ मोल्स आते थे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? 2। तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो इस इक्वेशन का, इस केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई जो केमिकल